नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 1971 से लेकर आज 2025 तक 54 साल हो गए हैं। पाकिस्तान आज भी इंडियन नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से थर थर कांपता है। 54 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को मलबा बना दिया था। उस राख की कालिख आज तक पाकिस्तान अपने चेहरे से छुड़ा नहीं पाया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी नेवी रेडी थी, लेकिन उसकी बारी नहीं आई, वरना इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, शरीफ सरकार से लेकर मुनीर की सेना तक सब साफ हो चुका होता। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए नेवी तैयार है और उसका ट्रेलर आज केरल के तिरुवनंतपुरम में दिखाई दे रहा है। तिरुवनंतपुरम में इंडियन नेवी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। नेवी डे से एक दिन पहले हो रही इस ऑपरेशनल डेमो में तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट हैं। इंडियन नेवी के इस पावर शो में 20 मेन वॉरशिप और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आईएनएस विक्रांत से लेकर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एफवीएल एडवांस डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स, तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स सब शामिल हैं। आकाश में नौसेना की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए MiG-29K समेत 30 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेवी के इस पावर शो में मार्कोस कमांडो भी अपने सामर्थ्य का डेमो देंगे। तस्वीरें आप अब से थोड़ी देर में तिरुवनंतपुरम से देखेंगे। नेवी डे के लिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयारी हो चुकी है। एयरक्राफ्ट, कॉर्वेट, गश्ती, कमांडोज सब कुछ तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शित किया जा रहा है। समंदर से लेकर हवा और सतह तीनों तक मारक क्षमता रखने वाली इंडियन नेवी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने भले ही एक भी हथियार न चलाया हो, लेकिन अरब सागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। पाकिस्तानी नेवी के जहाजों ने तो कराची पोर्ट छोड़ने तक की हिम्मत नहीं की। अरब सागर में भारतीय नौसेना के अधिकारी और जवान आईएनएस विक्रांत के साथ पाकिस्तान पर किसी भी पल हमले के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत के साथ 36 वॉरशिप भी मौजूद थे, जिसमें 7 डिस्ट्रॉयर भी शामिल थे। इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप ब्रह्मोस, वरुणास्त्र, टॉर्पीडो से लैस थे। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील रेडी था। 6 सबमरीन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Magran coast, and they never ventured out. So that was the role which the Navy played, and as has also been reported, that the Navy were ready to do what was demanded. We also noticed during those 4 to 5 days noticeable effect on the Pakistan economy. Some of you are aware that many of the major shipping companies of the world started avoiding going to the Pakistani ports. It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. But as you would have noticed, we reaffirm our commitment, our readiness, our capability, and most importantly, our deterrence potential of our Navy. अब अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इंडियन नेवी फ्रंट से हमला करेगी, और अगर भारतीय वायुसेना ने हमला किया तो पाकिस्तान को पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। और ये बात मुनीर की फौज बहुत अच्छे से जानती है।
54 साल पहले यानी 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना पाकिस्तान को अपनी ताकत का नमूना दिखा चुकी है। इंडियन नेवी ये बता चुकी है कि समंदर का सिकंदर कौन है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारतीय हवाई अड्डे पर हमला किया था तो इंडियन नेवी ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नेवी ने उस समय ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के कराची में नौसैनिक बेस पर हमला करके उसे जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तान की गाजी सबमरीन को समंदर के अंदर ही दफन कर दिया। इस युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी। 4 दिसंबर को नेवी के विजय दिवस के तौर पर इसे याद रखा जाता है। इंडियन नेवी हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे यानी नौसेना दिवस के तौर पर मनाती है। इंडियन नेवी का प्रहार, पाकिस्तान होगा लाचार। आईएनएस विक्रांत से ब्रह्मोस से वार, मुनीर आर्मी का होगा काम तमाम। भारतीय नौसेना के बाहुबली पाकिस्तान में मचा देंगे खलबली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कपकपी पैदा करने के बाद इंडियन नेवी अगली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। अरब सागर में होने वाली एक एक हलचल पर नेवी की पैनी निगाहें लगी हैं। पाकिस्तान की एक एक मूवमेंट की नेवी और एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी निगरानी कर रही है। अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो ये उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। इंडियन नेवी पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार से उबरा नहीं है। इस दौरान भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। सीज फायर के लिए रहम की भीख मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट किए तो इंडियन नेवी से छोड़ी गई मिसाइलों ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। नेवी ने केवल पाकिस्तान पर प्रहार ही नहीं किया, अपने बेड़े अरब सागर में तैनात कर पाकिस्तान नेवी को अपने बिल में दुबकने को मजबूर कर दिया। Operation Sindoor. It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast, and they never ventured out. ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का रोल इतना बड़ा था कि पीएम मोदी इस साल दिवाली मनाने अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंच गए। मोदी ने युद्धपोत पर तैनात लड़ाकू विमानों के करतब देखे, फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के रोल की तारीफ की। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को
खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेवी की ताकत काफी बढ़ चुकी है। नेवी में जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल से लैस तीसरे स्वदेशी पनडुब्बी को शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये पनडुब्बी पूरी तरह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी। इंडियन नेवी में जल्द ही जिस तीसरे पनडुब्बी की एंट्री हो रही है उसका नाम INS अरिदमन है। अंडमान द्वीप में इसका परीक्षण आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अभी तक इंडियन नेवी के पास 2 परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिघात है। INS अरिहंत नेवी में जुलाई 2009 में शामिल हुआ था, तो INS अरिघात को 2016 में कमीशन किया गया था। भारतीय नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। पिछले 1 साल के दौरान इंडियन नेवी की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पिछले 12 महीनों में इंडियन नेवी में 1 पनडुब्बी और 12 युद्धपोत शामिल हुए हैं। अगस्त में नेवी में INS उदयगिरी को शामिल किया गया था, जो भारत में बना 100वां स्वदेशी युद्धपोत है। The force level augmentation. We have inducted 1 submarine, which was commissioned by Honorable Prime Minister on 15 January in that tri-ship commissioning event, and 12 warships since the last Navy Day. You would also be happy to know that Udayagiri, commissioned by RM in August at Vizag, was our 100th indigenously designed warship by our own Warship Design Bureau. And to celebrate that, we had conducted a seminar titled aptly Nation Building Through Shipbuilding. The last commissioned ship in our Navy is INS Mahe, which was commissioned on 24th. It is the first warship which is designed by a private Indian designer. नेवी का मॉडर्नाइजेशन यही तक सीमित नहीं है। नेवी को जल्द ही और ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जो पाकिस्तान के साथ चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत का प्रोजेक्ट 75 पूरा होने के करीब है, जिसके तहत नेवी को 6 स्टील्थ पनडुब्बियां मिलने वाली है। 70,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के पास पाकिस्तान भारत की तरफ भूलकर भी आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा। नेवी को 2028 में 4 राफेल लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। ये उन 26 राफेल विमान की डील का हिस्सा है, जिसका करार इसी साल अप्रैल में सरकार ने फ्रांस के साथ किया है। अभी तक राफेल विमान भारत में केवल एयरफोर्स के पास हैं, लेकिन जब राफेल नेवी के बेड़े में भी शामिल हो जाएंगे तो नेवी की मारक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, ये सोचकर ही दुश्मन सिहर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार की कीमत पाकिस्तान अभी तक चुका रहा है। भारत की नेवी का खौफ इतना है कि कई जहाज अभी भी पाकिस्तान की सीमा में जाने से इनकार कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान जाने वाले जहाजों का इंश्योरेंस 15% तक बढ़ गया है। It is again there in the open domain as to which all shipping companies refused to go to Pakistani ports. It was very clear that by some estimates, I think 10 to 15% certainly there was a drop in the trade, and that obviously had an economic effect on Pakistan. It was too short a time actually to have any meaningful effect, but obviously they must have felt the pinch, and if the operation had continued, active operation, kinetic ops had continued for longer time, their economy would have suffered. There was no chance of any retaliation. There was no occasion at all. Like I said, they remained close to their harbors, in their ports and in their airports. When I say airports, they are even maritime surveillance aircraft. They never came anywhere close by. इंडियन नेवी पाकिस्तान को लगातार ऐसे गहरे जख्म देती रही है जिससे पाकिस्तान कभी उभर नहीं पाया। 1971 की जंग पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है। भारत की नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट पर इतनी मिसाइलें बरसाई थी कि कराची बंदरगाह बर्बाद हो गया था। 4 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट पर हुई तबाही के बाद पाकिस्तान सरेंडर के लिए मजबूर हो गया था। इंडियन नेवी के उसी शौर्य को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
इंडियन नेवी केवल दुश्मन में खौफ पैदा करने का ही दूसरा नाम नहीं है। मुश्किल समय में नेवी पड़ोसियों की मदद के काम भी आ रही है। हाल ही में श्रीलंका में आए विनाशकारी तबाही के दौरान आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी ने श्रीलंका में सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से केवल राहत सामग्री ही नहीं भेजी गई, एनडीआरएफ के जवानों और चेतक हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में लोगों की जिंदगियां भी बचाई हैं। अरब सागर में इंडियन नेवी की एक्सरसाइज से पाकिस्तान खौफ में है तो टेंशन कैरेबियन सी में भी बहुत ज्यादा हाई है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर है क्योंकि ट्रंप किसी भी वक्त युद्ध का ऑर्डर दे सकते हैं। इस बार ट्रंप का सामना 45 लाख की मिलिशिया से होने जा रहा है और ये मिलिशिया बनाई है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने। इसी मिलिशिया को मिटाने के लिए ट्रंप ने समंदर में 11 वॉरशिप और हजारों सैनिक उतार दिए हैं। आगे क्या होगा? ट्रंप ने युद्ध की कैसी तैयारी की है? 45 लाख की मिलिशिया को मिटाने के लिए अब कौन से हथियार चलाए जाएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्र में दौड़ती बोट पर अचानक मिसाइल अटैक हुआ, नाव आग का गोला बन गई। इसी नाव पर फिर दोबारा से मिसाइल अटैक हुआ, नाव सवार सभी लोग मारे गए। यह वेनेजुएला की बोट है। बोट पर बम से स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाका हुआ। तड़ातड़ गोलियां बरसने लगी। 20 सेकंड में नाव तबाह हो गई। ये वेनेजुएला की तीसरी बोट है जिसे अमेरिका ने ही एक धमाके से उड़ा दिया। समुद्र के पानी में धुआं ही धुआं फैल गया। कैरेबियन सी में यह चौथी बोट है जिसे अमेरिका ने टारगेट किया। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद आग का गुबार उठा और एक ही धमाके में पूरी बोट तबाह हो गई। समुद्र में दौड़ती वेसल पर 3 लोग सवार हैं। 4 सेकंड बाद ही इस बोट में जोरदार धमाका होता है। तीनों लोग मारे जाते हैं। ट्रंप बहुत गुस्से में हैं। वेनेजुएला से आने वाली कई बोट्स पर ऐसे स्ट्राइक कर चुके हैं। अमेरिका ने यह स्ट्राइक वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर की। आधा दर्जन से ज्यादा बोट्स को समुद्र में ही जलता ताबूत बना दिया। लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ड्रग तस्करी से शुरू हुई बात अब युद्ध तक पहुंच चुकी है। टेंशन बहुत ही ज्यादा हाई है। कभी भी हमला शुरू हो सकता है। अमेरिकी विमान कभी भी वेनेजुएला पर अटैक शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी वॉरशिप कभी भी स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। तबाही का नया चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है। कैरेबियन सी में टेंशन कितनी ज्यादा है उसका अंदाजा ट्रंप के इस पोस्ट से लगाइए। ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला का एयर स्पेस कोई यूज ना करे और उसके बाद क्या हुआ है वो दूसरी तस्वीर से समझिए। ट्रंप के ऐलान के बाद से ही वेनेजुएला का पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा है। कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है, कोई विमान उड़ान नहीं भर रहा है क्योंकि इस एयर स्पेस में कभी भी मिसाइल्स की एंट्री हो सकती है। अमेरिका में इस वक्त युद्ध की जबरदस्त तैयारी चल रही है। समुद्र में हलचल बढ़ गई है। युद्धपोत अलर्ट मोड पे हैं। फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। हमले का ऑर्डर कभी भी आ सकता है। प्यूर्टो रिको एयरबेस पर यूएस मिलिट्री की एक्टिविटी बता रही है कि जंग अब दूर नहीं है।
अमेरिका के 11 वॉरशिप समुद्र में तैनात हो चुके हैं। 15,000 सैनिकों की तैनाती का ऑर्डर भी मिल चुका है। बस अब जंग का सायरन बजना ही बाकी है। अमेरिका के सामने वेनेजुएला भी झुकने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला की धरती पर युद्ध की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमला कहां से होगा, कैसे होगा, कब होगा, जवाब कैसे दिया जाएगा, मदुरो के कमांडर पूरी ड्रिल कर रहे हैं। वेनेजुएला ने अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए रूसी S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। मोबाइल बक सिस्टम और 5,000 से ज्यादा सोल्डर फायर लेस रॉकेट तैयार किए जा चुके हैं। वेनेजुएला की एयरफोर्स पूरी तैयारी कर चुकी है। सुखोई 30 जैसे घातक फाइटर जेट्स उड़ाकर अपनी ताकत दिखा रही है। अमेरिका की धमकी के बाद से वेनेजुएला में मिलिट्री ड्रिल कंटिन्यू है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। ट्रंप ने निकोलस मदुरो को देश और पद दोनों छोड़ने के लिए कहा है और उनके परिवार को सेफ पैसेज देने का ऑफर दिया है, लेकिन मदुरो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। मदुरो ने कह दिया है कि वो पद छोड़ सकते हैं, लेकिन सेना पर कंट्रोल उनका ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक माफी की मांग की है, लेकिन अमेरिका ने ये डिमांड मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद मदुरो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। लोगों को भी युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। लोगों के बीच नाच कर मदुरो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें ट्रंप की धमकी से कोई टेंशन नहीं है। वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। गुलामों जैसी शांति को ठुकराने का ऐलान कर दिया है। हम लोग संप्रभुता वाली शांति चाहते हैं, समानता और आजादी वाली शांति चाहते हैं। हमें ना गुलामी वाली शांति चाहिए, ना उपनिवेश वाली। मैं आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ, समय से परे हम इस सुंदर और वीरतापूर्ण इतिहास को जी सकते हैं। निश्चिंत रखें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मदुरो से बातचीत टूटने के बाद टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी जहाज और फाइटर जेट्स कैरेबियन सी में एक्टिव हो गए हैं। अब कभी भी बारूद की बारिश शुरू हो सकती है। अमेरिका यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेहन डनहम और यूएसएस सैमसन को समुद्र में तैनात कर चुका है। अमेरिकी वॉरशिप से फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका का घातक फाइटर जेट कैरेबियन सी में एक्टिव हो गया है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के AV-8B हैरियर 2 फाइटर जेट ने यूएसएस इवो जिमा युद्धपोत से उड़ान भरी है। AV-8B हैरियर 2 अमेरिका का एक अनोखा वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग अटैक एयरक्राफ्ट है। यह ब्रिटेन के मूल हैरियर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है। सिंगल इंजन वाले हल्के और तेज इस जेट की गिनती दुनिया के घातक फाइटर जेट्स में होती है। अमेरिका किस कदर वेनेजुएला पर भड़का हुआ है, उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। यह वेनेजुएला की वो बोट है जिस पर 2 बार अमेरिका ने मिसाइल से स्ट्राइक की है। पहली स्ट्राइक बोट पर की गई, लेकिन जब अमेरिकी फौज ने देखा कि बोट पर सवार लोग जिंदा बच गए हैं, तो उसी बोट पर दोबारा अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अब सब कुछ मिटा देने का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका के तेवर देखकर वेनेजुएला पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। समुद्री हमलों से बचने के लिए ड्रिल जबरदस्त तरीके से चल रही है।
समुद्र के तट पर हैवी मशीन गन और तोप से लगातार फायरिंग प्रैक्टिस की जा रही है। अमेरिका से मुकाबले के लिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने 45 लाख की मिलिशिया तैयार की है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन के पीछे ट्रंप ड्रग कार्टेल को वजह बता रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट मदुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला की जमीन से फेंटेनाइल मिली हुई कोकीन की सप्लाई होती है, जिससे अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने मदुरो को सबसे बड़ा ड्रग तस्कर कहा है और इनाम की राशि 217 करोड़ से बढ़ाकर 435 करोड़ रुपए कर दी है। ट्रंप वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन धमकियों का वेनेजुएला पर कोई असर नहीं है। रूस से खरीदे हथियारों के साथ मदुरो की सेना लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मदुरो ट्रंप को चैलेंज देकर कह चुके हैं कि हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाएं। वेनेजुएला प्रेसिडेंट मदुरो का आरोप है कि ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर अमेरिका उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार के ऊपर है, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हथियार तैनात हो चुके हैं, सेनाएं मोर्चा संभाल चुकी हैं। अब किसी भी वक्त स्ट्राइक शुरू हो सकती है। दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट ओपन हो सकता है। ड्रग तस्करी से शुरू हुई बात बहुत भारी तबाही ला सकती है। और राजधानी में अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बरेली से आ रही है। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में 2 बारात घरों का अवैध निर्माण तोड़ा गया। बरेली के सूफी टोला में आसम खान और तौकीर के करीबी सपा नेताओं ने अवैध तरीके से मैरिज हॉल बनवाया हुआ है। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास किए हुए बनाए गए हैं। दोनों बारात घरों को 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। दोनों मैरिज हॉल में 6 परिवारों के करीब 50 लोग रहते हैं। बरेली में अवैध रूप से काम कर रहे जो मैरिज हॉल थे उन पर योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा इस समय पूरी तरीके से बुलडोज करने पर लगा हुआ है। बरेली में आप देखिए ये विजुअल्स किस तरीके से जो राशिद खान और सरफराज खान का मैरिज हॉल है जो कि नियमों को ताक के रख के बनाया गया था, पूरी तरीके से मानचित्र के खिलाफ था, मानचित्र इससे पास नहीं कराया गया था। और आज सरकार का जो पीला पंजा है, बुलडोजर एक्शन है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। बीडीए की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया था कि इस पूरे मामले में उनको बाकायदा समय दिया गया था। पूरी तरीके से जो पेपर्स थे उनको कंप्लीट करने के लिए बारे में बोला गया था। लेकिन चूंकि इस संकरी सड़क पे जहां इस समय हम मौजूद हैं, संकरी सड़क है, यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो मैरिज लॉन के लिहाज से नहीं संभव है और इसीलिए बीडीए ने बाकायदा समय रहते हुए यहाँ पर नोटिस दिया। और आप देखिए कि किस तरीके से सरकार का जो बुलडोजर है, योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बुलडोजर है, जिसको कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक के तौर पे भी देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, और ये मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी लागू है। इस समय आप देखिए कि किस तरीके से जो पोकलैंड है, जो बुलडोजर है, वो किस तरीके से अवैध रूप से बनी हुई इन सारी बिल्डिंग्स पर, मैरिज लॉन पर पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो समय सीमा इन लोग को दी गई थी वो समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया उसके बाद ये पूरी कार्रवाई अमली जामा पहनाई जा रही है। और आप देखिए कि इस समय पोकलैंड मशीन से बाकायदा किस तरीके से जो राशिद खान का मैरिज हॉल है वो मिट्टी में मिल रहा है, पूरी तरीके से बुलडोज हो रहा है। जो ऊपर की काफी ज्यादा हैवी दीवारें होती हैं वो देखिए बुलडोजर का जो पीला पंजा है वो फिलहाल उसको नहीं झेल पा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में इस समय यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है झूसी टोली मोहल्ले में बरेली के, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये दोनों ही मैरिज हॉल न सिर्फ अवैध रूप से बने हुए थे बल्कि बरेली में जो दंगा हुआ था 26 सितंबर का, उसका कहीं न कहीं मौलाना तौकीर रजा के साथ भी कनेक्शन सामने आया है, एक दूसरे के साथ जान पहचान सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के साथ जान पहचान सामने आई है और उसके बाद ये बड़ा एक्शन फिलहाल किया जा रहा है।
बरेली के झूसी टोला मोहल्ले में जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कल शुरू हुई थी, यानी कि मंगलवार को, वो आज बुधवार को भी जारी रहेगी। निश्चित तौर पर इस समय हम झूसी टोला मोहल्ले में मौजूद हैं और जो पीला पंजा है, यानी कि जो सरकारी पंजा है, बुलडोजर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है, वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुका है। 2 मैरिज हॉल हैं यहां पर। एक है राशिद खान का मैरिज हॉल, जिसके ठीक सामने इस समय बुलडोजर आप देख रहे हैं, और बाएं हाथ पे मैरिज हॉल है सरफराज खान का, जिसको कि आप टूटा हुआ इस समय देख रहे हैं। लेकिन पूरा जो पोर्शन है उसको तोड़ने में कितना वक्त लगेगा कहना जरूर मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अभी भी यहां पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इस पूरे इलाके में आप देखिए, सामने का जो पूरा हॉल है, मैरिज हॉल है, ये सरफराज खान का है। और सरफराज खान के इस मैरिज हॉल की अगर बात किया जाए तो उनका कहना है कि इस प्रॉपर्टी को उन्होंने 1900 लगभग 80 और 90 के दशक में खरीदा था, और उस समय किसी भी तरीके से बीडीए नहीं थी, नक्शा पास नहीं हुआ करता था। बाद में उन्होंने कंपाउंडिंग का भी पैसा जमा किया, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। पूरा जो मैरिज हॉल है, ये बड़ा सा मैरिज हॉल है, और लगभग माना जाता है कि ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में जरूर बना होगा। और अगर कोई भी मैरिज हॉल 10,000 स्क्वायर फीट में बना होगा, बरेली शहर के बीचों बीच होगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसकी जो कीमत है वो करोड़ों में होगी। मजबूत मैरिज हॉल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बना हुआ है, आरसीसी के जो बीम होते हैं उनका यहां पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो पीला पंजा है वो यहां पर चलेगा, और आप देखिए कि अभी भी यहां पर जो पूरा एरिया है इसको खाली करने के जो निर्देश हैं वो बीडीए की तरफ से साफ तौर पर दिए जा चुके हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको शुरू होने से पहले आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको सामने के घरों पर भी तैनात कर दिया गया है। जो बीडीए की ऑफिशियल प्रवर्तन निदेशालय की फोर्स होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो कार्रवाई करने वाली होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बीडीए के ऑफिसर्स मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से राशिद खान और सरफराज खान के जो मैरिज हॉल है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके मानचित्र नहीं पास है, यानी कि नक्शा नहीं पास है, ये पूरी तरीके से अतिक्रमण वाली प्रॉपर्टी है, इसीलिए इस कमर्शियल यूज के तहत इसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सामने की अगर आप रोड देखें तो रोड भी पूरी तरीके से संकरी है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, और ऐसे में जब मैरिज हॉल कहीं भी बना होता है तो वहां बाकायदा चौड़ी रोड भी होती है। लेकिन चौड़ी रोड अगर नहीं है, जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण की वजह से रोजमर्रा में लोगों को दिक्कत होती थी, आम जन को दिक्कतें होती थी। फिलहाल जो इस मैरिज हॉल के बैक साइड में टावर है उस टावर को हटाया जा रहा है, और उसका जो पूरा सामान है वो इस जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इन छोटी छोटी गाड़ियों के जरिए बाकायदा भेजा जा रहा है। यानी कि जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी, और आज ये माना जा रहा है कि इस मैरिज हॉल को जो 2 की संख्या में है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई के तहत बुलडोज कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर के लोकल पुलिस के साथ साथ बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये माना जा रहा है कि शाम तक इस दोनों मैरिज हॉल को पूरी तरीके से जमींदोज कर देगा योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा। तस्वीरें आप देख रहे हैं तौकीर और आजम के करीबियों के ठिकानों पर, ठिकाना कहें, मैरिज हॉल कहें, कई लोगों का आशियाना कहें, अब ये तहस नहस हो चुका है, इसे गिरा दिया गया है। साल 2011 में ही पहला नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अनदेखी होती रही। आखिरकार फिर नोटिस भेजा गया और अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सपा नेताओं के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर देख रहे हैं। कई महिलाएं हालांकि सामने जरूर आई। उन महिलाओं ने कहा कि उनके पास इस जगह के कागजात हैं, चाहे तो प्रशासन कागजात देख ले, लेकिन उन्हें बेघर ना करे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई कि उन्हें बेघर ना किया जाए, लेकिन नियमों के तहत कार्रवाई हो गई और ये अवैध बारात घर गिरा दिया गया है। बरेली में बुलडोजर एक्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। आप इस तस्वीर में देखें, क्योंकि आम लोगों से पुलिस की झड़प भी हो रही है, महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, आगे आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें उनके रोकने का, टोकने का और रोने का भी कोई फायदा हुआ नहीं। बरेली में बुलडोजर एक्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस कैसे कर रही है ये कार्रवाई, सुनिए। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई का दूसरा दिन है।
इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें कि पीएसी एक कंपनी हमने तैनात की है, महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी एक्सीजेंसी को मीट करने के लिए किसी भी तरह की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए पूरी जो पुलिस बल है पूरी तरह तैयार है। बड़ी संख्या में कल महिलाओं ने विरोध किया था, यही वजह है क्या फोर्स को ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है? नहीं, एक ये रूटीन कार्रवाई रहती है जिसके अंदर जो सिचुएशन है उसके अनुसार डिप्लॉयमेंट किया जाता है और सिचुएशन को देखते हुए जो डिप्लॉयमेंट है उसी प्रकार किया गया है। सिचुएशन को देखते हुए डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो बारात घर हैं वो फिलहाल आप देखिए कि उसका जो बाउंड्री वॉल है, जो मेन गेट है, उसको पूरी तरीके से बुलडोज यहाँ पर कर दिया गया है और ठीक बगल का जो घर है और साथ ही का जो बुलडोजर एरिया का जो कवर करता है यानी कि जो बारात घर का राशिद खान का, उसको कुछ देर पहले यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, पूरी तरीके से बुलडोज किया गया है। और ये विजुअल्स बताने के लिए काफी हैं कि जो कार्रवाई पीले पंजे की यानी कि बुलडोजर की इस समय चल रही है वो फिलहाल ये दिखाती है कि जो अवैध रूप से यानी कि जो मानचित्र को स्वीकृत किए बगैर जो पूरी तरीके से यहाँ पर बारात घर को बना लिया गया था, गलत तरीके से बना लिया गया था, जिसमें न जाने इलाके के कई लोगों की शिकायतें भी थी और यह भी माना जा रहा था कि बरेली हिंसा का जो मुख्य आरोपी है तौकीर रजा, उसके साथ भी राशिद खान के साथ साथ सरफराज खान के रिश्ते की बात सामने आई है और यह भी बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते यहां पर वो पहले काफी ज्यादा प्रभावशाली लोगों में भी शामिल था और इसीलिए आप देखिए कि मकान के ऊपर जो इस समय टावर बने हुए हैं उन टावरों को खाली करने का, हटाने का जो काम है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी टावर ये खाली कर लिया जाएगा उतनी जल्दी ही सरफराज खान का ये पूरा जो टावर है और उसके बगल में जो बारात घर है उसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दरअसल गांव के लोग मेरा कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर रहे थे। अचानक वहां तैनात पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों पर पत्थर चलाए गए। गांव वाले लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे जरूर और पुलिस टीम पर अटैक कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों के आमने सामने की ये भिड़ंत है। तस्वीरें अंबिकापुर से हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान के विस्तार को लेकर विरोध हो रहा है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में हिंसक झड़प हो रही है। इस दौरान जब ग्रामीणों ने पथराव कर दिया पुलिस वालों पर तो कई पुलिस वालों को चोट भी आई है। इलाका देख के अंदाजा हो रहा है कि ये केवल गांव की कोई सड़क जैसी नहीं है बल्कि खदान के ही आसपास का हिस्सा दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल आमने सामने की भिड़ंत है। क्या माहौल को शांत कराया जा सका? देखिए, माहौल लंबे समय से भभक रहा था। हालांकि अभी शांति है। ग्रामीणों में आक्रोश है। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे अपनी ज़मीन को न देकर। मामला इस तरीके का है कि साउथ ईस्टर्न जो कोल लिमिटेड है, SECL, जो मिनीरत्न कंपनी कही जाती है, 90 से ज़्यादा खदानें, चाहे वो ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड, ये छत्तीसगढ़ में चलती हैं। इसी के तहत सरगुजा इलाके में जो अमेरा खदान ओपन कास्ट एरिया है, वहाँ पर 2001 में परसौड़ी गाँव के आसपास ज़मीन दी गई थी जिस पर ओपन कास्ट जो कोल की जो है माइनिंग होनी थी। लेकिन जो वहाँ की जो जनता है उसका ये कहना था कि सिर्फ 19% लोगों को अभी तक मुआवजा मिला है, बाकी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और ज़मीन इसके चलते वो खदान के लिए परसौड़ी गांव के नहीं दे रहे थे। चूँकि SECL ने ये एक निजी कंपनी LCC को पूरा ये काम दे रखा था, काम लंबे समय से बंद था, इसीलिए पुलिस उन जगहों को जो उनके मुताबिक अधिग्रहित की जा चुकी थी उन्हें खाली कराने
चूंकि ग्रामीण उस पर कब्जा किए हुए लंबे समय से बैठे थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दी नहीं थी। उनके जब वो SCCL ने खाली कराने के लिए पुलिस से आग्रह किया तो तकरीबन 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों के उस ज़मीन को अधिग्रहण के लिए वापस लेने जब ग्रामीणों से पहुंचे, उस दौरान तस्वीरें हमने साफ तौर पर देखी। गुलेल, लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। तकरीबन 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें एडिशनल SP समेत तमाम जो थाना प्रभारी हैं और पुलिस आरक्षक हैं, वो इसमें घायल हुए हैं। आक्रोश साफ तौर पर लंबे समय से है, अभी भी है कि चूंकि जो 2001 में अधिग्रहण हुआ था उसका 19% मुआवजा मिला है। ऐसे में अगर ये परसोड़ी गांव की जमीन पूरी ले ली जाती है तो बाकी बचा हुआ मुआवजा कम मिलेगा। जाहिर है जमीन नहीं देने के पीछे पूरा विवाद। इस पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को अपने दर्शकों के सामने रख दें। अंबिकापुर में जबरदस्त बवाल हुआ है, पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की ग्रामीणों को, लेकिन ग्रामीणों ने सीधा पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर आई है।